लिटरेचर में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पिछले क्लास में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सिमिली, मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर, मिक्स्ड मेटाफर, साइनोडॉकी, मेटोनिमी और पर्सोनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इस यूनिट में हमारी साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद को देखेंगे, उसके बाद थोड़ा तारुफ देंगे इस यूनिट का। फिर हम ज़रीफ़ी यानी जिसको हम आयरनी कहते हैं, और फिर हालात की स्तमज़री यानी द आयरनी ऑफ सिचुएशन। फिर आयरॉनिक कॉन्ट्रास्ट को हम समझेंगे। उसके बाद आयरनी इन सटायर, फिर पैराडॉक्स, एंटीथेसिस, फिर आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे और कुछ की वर्ड्स को जानेंगे इस यूनिट के बारे में, और सजेस्टेड रीडिंग जो है इस यूनिट के रिलेटेड, उनके बारे में भी हम उन पे रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मकासद जो है, इस यूनिट का मकासद जो है, हम सबसे पहले इस यूनिट में हम आयरनी को डिस्कस करेंगे, सटायर को देखेंगे, पैराडॉक्स को समझेंगे और एंटीथेसिस को समझेंगे। तो ये सारे लिटरेसी डिवाइसेस हैं जो लिटरेचर में देखने को मिलता है, और लिटरेचर मोस्टली ज़्यादातर ये पॉइंट्स में, ये स्टोरीज में, शॉर्ट स्टोरीज, इन सब में देखने को मिलता है। तो शायर जो है इन फिगर ऑफ स्पीचेस का इस्तेमाल करता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में सिमिली को डिस्कस किया, मेटाफर को डिस्कस किया, एक्सटेंडेड मेटाफर, मिक्स्ड मेटाफर, साइनोडॉकी, पर्सोनिफिकेशन को हमने पढ़ा। अब हम इस यूनिट में आयरनी को देखेंगे, सटायर, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस को देखेंगे, किस तरह से शायर जो है या राइटर जो है अपने जो लिटरेचर में इन सारे फिगर ऑफ स्पीचेस का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले अगर हम आयरनी को देखेंगे, आयरनी जो है उसका अगर हम एक उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, आयरनी जो है वो जो एक्चुअल लिटरल मीनिंग जो वर्ड का होता है, वो उसका अपोजिट यानी उसके अपोजिट को बयान करता है, तो उसको हम आयरनी कहते हैं। ये ये मतलब किसी अपोजिट सेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि यू आर माई गुड फ्रेंड। अगर इसको डिफरेंट सेंस में उसको देखेंगे, इसका अपोजिट सेंस, फ्रेंड का अपोजिट सेंस यहाँ पर डिफाइन होता है। या उसके बाद अगर हम देखेंगे सटायर जो है, सटायर भी लिटरेचर में काफी इस्तेमाल होता है। पोइट्स जो है सटायर का इस्तेमाल करते हैं, और सटायर जो है काफी रेडिकुलस मैनर में इस्तेमाल होता है, या तंज करने के लिहाज से इस्तेमाल होता है, या सोसाइटी में जितने भी या मतलब किसी हालात पर तंज करने के लिए शायर इन लिटरेसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। फिर पैराडॉक्स की अगर हम बात करते हैं, पैराडॉक्स जो है ये मतलब उन एलिमेंट्स, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्टरी यानी मुतजाद अल्फाज इसके अंदर होते हैं, यानी जो ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें मुतजाद अल्फाज देखने को मिलते हैं। और एंटीथेसिस जो है ये भी पैराडॉक्स की तरह ही होती है, लेकिन इसमें हम दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को हम एक साथ देखते हैं, लेकिन ये एक बैलेंस्ड मैनर में शायर जो है एंटीथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले आयरनी में। आयरनी जो है इसको हम स्तमज़रफ़ी कहते हैं। आयरनी जो है मतलब ये वर्ड्स को हम उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं जो उसका लिटरल मीनिंग जो होता है वो उससे काफी डिफरेंट होता है, यानी जो एक्चुअल लिटरल मीनिंग, उस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है, वो उस लिटरल मीनिंग का एक अपोजिट सेंस देता है। जैसे कि वी आर गुड फ्रेंड्स, या व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर। जो व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर सेंटेंस जो है, इसमें जो फ्रेंड का इस्तेमाल, फ्रेंड वर्ड का यूज जो हो चुका है, तो फ्रेंड का इस्तेमाल यहाँ पर एज अ दोस्त नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका अपोजिट यानी दुश्मन के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। सो व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर जो है, तो एक आयरनी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। या एक एग्जाम्पल है,
जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो एक नॉवल है, ये इसमें काफ़ी आयरनी इस्तेमाल हुई, आयरनी लिटरल इन फिगर्स का इस्तेमाल हुआ है, या सटायर भी इस नॉवल में देखने को मिलता है। तो जो एक एग्जाम्पल है, मिस्टर बैनेट, हाउ कैन यू अब्यूज योर ओन चिल्ड्रन इन सच अ वे? यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, you are no compassion on my poor no. You mistake me, my dear. I have a high respect for your no. They are all my old friends, and I have heard you mention them. What consideration? These 20 years at least. Ah, you do not know what I suffer. ये ऑन कोट्स हैं जो प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है ये एग्जाम्पल। तो इसमें देख सकते हैं जो मिसेस बैनेट जो है, ये किस तरह से अपने मिस्टर बैनेट को कहती है कि आप अपने बच्चों को ही गाली दे रहे हैं, या अपने बच्चों को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो मिस्टर बैनेट मतलब इस बात का जवाब किस तरह से देते हैं कि आई रेस्पेक्ट योर नो। तो ये एक काफी आयरनी में इस्तेमाल हुआ है, जो आयरन यानी ये काफी तंज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जो मिस्टर बैनेट की जो वाइफ होती हैं, ये काफी ये फूलिश टाइप की वाइफ होती है उसकी, या हम इस सेंस में कहें ये उलझी हुई होती है, ये इमैच्योर होती है। जो मिस्टर बैनेट को इनका जो बिहेवियर है बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो मिस्टर बैनेट जो है वो हमेशा इनकी बातों को एक आयरनी में उनका जवाब देता है। यहाँ पर जो मिसाल है, in the Pride and Prejudice, Mr. and Mrs. Bennet form an odd couple. ये ऑन कोट है तो हम इसको ऑन कोट में पढ़ते हैं। Mr. and Mrs. Bennet form an odd couple owing to their different temperaments. Mr. Bennet is serious and objective and has a mature understanding. Mrs. Bennet is uninformed of means of understanding and nervous what discontented. So her main concern in life is to get her daughters married. She asked her husband to invite Mr. Bingley, a rich young bachelor. तो उनके पड़ोस में एक यंग बैचलर आता है जिसका नाम मिस्टर बिंगली होता है। तो मिसेस बैनेट जो है वो हमेशा मिस्टर बैनेट को ये इंसिस्ट करती हैं कि आप मिस्टर बिंगली को इनवाइट करें, क्योंकि उनका इंटेंशन जो है वो ये होता है कि वो अपनी शादी जो है मिस्टर बिंगली के साथ करवाए। लेकिन जो मिस्टर बैनेट है वो उनको ये जवाब देता है कि जो लिजी हैं वो खाली इसकी मतलब इसके लायक हैं, बाकी डॉटर्स जो है इसके लायक नहीं है। तो मिसेस बैनेट जो है उनको ये कहती है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से अब्यूज करते हैं, ये आपका तरीका सही नहीं है। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे तंग करने में आप इस तरह से रिमार्क इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आता है मुझे इस तरह से तंज करने में। तो मिस्टर बैनेट जो कहते हैं वो उनके एटीट्यूड जो है वो उनको जो मिसेस बैनेट का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हमेशा उनको अपोजिट सेंस में उनका जो जवाब देते हैं, हमेशा इसी तरह से उनको अपोजिट सेंस में जवाब देते हैं, यानी वो आयरनी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2 जो है, परमिट मी टू। ये एक द राइवल की एक एग्जाम्पल है, ये ऑन कोट है। Permit me to say, madam, that as I never yet have had the pleasure of seeing Miss Languish, my principal inducement in this affair at present in the honor of being allied to Mrs. Malaprop, of what intellectual accomplishment, elegant manners, and unaffected learning, no tongue is silent. तो यहाँ पर जो है जो रीडर होता है वो इस मतलब इस सिचुएशन का काफी अच्छे से अंडरस्टैंड इस सिचुएशन को कर सकता है, क्योंकि जो रीडर है उसको पता है कि वो मिसेस जो मैलाप्रोप है वो इसको किस तरह से एक आयरॉनिकल सिचुएशन में इसकी तारीफ करता है। जो इसकी तारीफ करता है वो एक्चुअली तारीफ नहीं है, बल्कि वो एक आयरनी का इस्तेमाल करता है, जो उसको मिसेस मैलाप्रोप को तारीफ लगती है, बल्कि वो उसको यानी इसका अपोजिट सेंस में इसका इस्तेमाल करता है। जो यहाँ पर जो द राइवल है ये काफी यानी मशहूर नॉवल है जिससे ये एग्जाम्पल ली गई है, किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं ये आपस में किस तरह से आयरनी में बात करते हैं, किस तरह से
लेकिन जो रीडर हैं, उनको मालूम होता है कि आयरनी में बात हो रही है, जो एक्चुअल में तारीफ नहीं हो रही है, ये आयरनी में बातें हो रही है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर जो है यानी मिसेस मैलाप्रोप है, उसको इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि जो ये कैरेक्टर है, ये मेरे बारे में काफ़ी तारीफ कर रहा है, जो एक्चुअल में नहीं होता है। तो अब इसके बाद जो हमारा दूसरा सब टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं आयरनी ऑफ सिचुएशन। तो आयरनी ऑफ सिचुएशन जो है, ये हम उसको कहते हैं, यानी जब हम यानी एक सर्क में जो एक वर्ड्स का ट्रू मीनिंग होता है, या सिचुएशन की एक मतलब एक रिजल्ट जो उसका आने वाला होता है, लेकिन आखिरकार आते आते वो सिचुएशन इस तरह से टर्न हो जाती है कि उसका जो एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है, इसको हम बोलते हैं आयरनी ऑफ सिचुएशन। तो जो ट्रू सेंसेस में जो मीनिंग होता है, या जो एक स्टोरी का एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल आता है, वो एक्चुअल में एट द एंड जो है, वो इस तरह से टर्न हो जाता है। यानी अगर हम देखते हैं, यूजुअली हम मूवीज में या नॉवेल्स में देखते हैं, आयरनी ऑफ सिचुएशन का इस्तेमाल वहाँ होता है। यानी किसी कैरेक्टर के मतलब किसी कैरेक्टर के तहत कोई सिचुएशन होती है, वो किसी सिचुएशन को कंट्रोल, उसको ऐसा लगता है कि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा हूँ, या इसका रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। फिर एट द एंड जब मूवी का एंड होता है, या किसी स्टोरी का एंड होता है, नॉवल में उस स्टोरी का एंड आ जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि पूरी जो सिचुएशन है, ये पूरी टर्न हो चुकी है। इसका जो अपोजिट, जो एक्चुअल सबसे पहले ये डिपिक्ट करती थी ये सिचुएशन, उसका लास्ट में इसका मतलब इसका उल्टा रिजल्ट निकलता है, उसको हम बोलते हैं आयरनी ऑफ सिचुएशन। जो आयरनी ऑफ सिचुएशन जो है, ये एक शॉर्ट स्टोरी, काफी एक मशहूर शॉर्ट स्टोरी है, जिसका नाम द गिफ्ट है। ये लिखी है ओ हेनरी ने, जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, डाला और जिम। तो उसी के ऊपर ये कहानी है, द गिफ्ट। तो उसमें पूरी ये आयरनी ऑफ सिचुएशन का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं, ये इस आयरनी ऑफ सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। मैं इस जो ये स्टोरी है, जो शॉर्ट स्टोरी है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी जो है, तो उस पे हम थोड़ा रोशनी डालेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आयरनी ऑफ सिचुएशन जो है, वो किसको कहते हैं। ये ओ हेनरी ने लिखी है। तो सबसे पहले जो इसके कैरेक्टर्स है, मेन कैरेक्टर्स डाला और जिम है। तो डाला जो है, वो काफी मेहनत करने के बाद, मतलब काफी हार्ड वर्क करने के बाद, वो 87 सेंट्स जो है, वो जमा करती हैं। जो क्रिसमस जो है, ये आने वाला होता है, तो उसके लिए ये जमा करती हैं। ये चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट दे, उसके लिए ये पैसे जमा करती हैं। जब ये लास्ट में इन पैसों को काउंट करती हैं, फिर देखती हैं कि खाली 87 सेंट्स जो हैं, इनको जमा हुए हैं। तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं और काफ़ी उदास हो जाती हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मतलब इतनी कमाई नहीं हो सकी, या इतना उन्होंने जमा नहीं किया। वो चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड को क्रिसमस पे वो एक प्रेज़ेंट दे। तो ये काफ़ी उदास हो जाती हैं। ये उदास होकर ये मतलब अपने कमरे से नीचे आ जाती है, और एक आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो जो ये डेला है, इसके पास मतलब इसके बाद इसके जो बाल जो होते हैं, वो बहुत ही काफ़ी सुनहरे होते हैं। और जो राइटर है, वो उनके बालों को वाटरफॉल के साथ कंपेयर करता है, या कैस्कड वाटरफॉल के साथ कंपेयर करता है, या बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो हैं, उनके बालों के लिए इस्तेमाल करता है। तो जो डेला के जो बाल हैं, वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो जब वो अपने आप को मिरर में देखती हैं, आईने में देखती हैं, तो वो अपने आप के मतलब वो काफ़ी उदास हो जाती हैं कुछ सेकंड्स के लिए। फिर उसको अपने बालों पर नज़र पड़ती है। फिर लास्ट में ये देखती हैं कि मतलब सोचती हैं कि मैंने इतना कुछ किया, मतलब इतनी मैंने मेहनत की, फिर भी मैं 87 सेंट्स मैंने जमा कर दिए, जो किसी काम के नहीं है। फिर लास्ट में ये बाहर निकल आ जाती है, इन 87 सेंट्स के साथ ये बाहर निकल आ जाती है। फिर ये उसको एक शॉप पर नज़र पड़ती है, जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है।
जिसपे लिखा हुआ होता है कि आप अपने बालों के एक्सचेंज में आपको पैसे मिलेंगे। तो जब ये इस बोर्ड को पढ़ती हैं, तो उसको अपने बालों पर नज़र पड़ती हैं, जिसपे काफ़ी प्राउड फ़ील करती हैं अपने बालों पे। तो उसको अपने बालों पे नज़र पड़ती हैं और ये कहती हैं कि ये उस लेडी के पास जाती है, जो शॉप पे वो लेडी होती है, उसके साथ बात करती हैं और बोलती हैं कि आप अगर मैं अपने बालों को भेजूँ, मतलब अगर आप मेरे बालों को काट दें, तो आप मुझे कितने पैसे देंगे? तो जब वो लेडी आ जाती हैं, वो उसके बालों को मतलब पूरा देखती हैं और वो कहती हैं कि वो आपको 20 डॉलर्स देगी। तो जो डेला होती हैं वो काफ़ी खुश हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी उदास भी होती हैं क्योंकि जो उसके सुनहरे बाल हैं, वो कट रहे थे। तो वो अपने इन बालों को अपने हस्बैंड के लिए भेजना चाहती हैं, जो अपने हस्बैंड के लिए वो गिफ्ट लेना चाहती थी। तो जब वो उसको 20 डॉलर्स देती हैं, तो खुश होने के बाद ये वहाँ से निकल आती हैं और एक शॉप पे चली जाती हैं। जब ये पूरे इस इलाके के शॉप्स को मतलब देख लेती हैं और चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छा-सा गिफ्ट ले लें। जब वो एक शॉप पे पहुँचती हैं, वहाँ पर वो अपने हस्बैंड के लिए एक वॉच का एक चेन होती है जिसमें एक वॉच रखी जाती है। जो जिम जो है उसके जो हस्बैंड है, तो उसकी जो वॉच होती है वो उसकी वो मतलब खानदानी वॉच होती है जिसको वो काफ़ी प्रिज़र्व करके रखता है। वो डाला जो है वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के लिए एक चेन खरीदे, इस वॉच के लिए एक चेन खरीदे जो जो उसकी वॉच जो है वो अच्छी तरह से मतलब प्रिज़र्व कर सके और एक गुड लुक उस वॉच को एक गुड लुक दे। तो इसीलिए वो उस शॉप पे चली जाती है और एक गोल्ड चेन को पसंद करती है। जब वो उस गोल्ड चेन की कीमत देखती है, वो खाली वो शॉपकीपर उसको कहता है कि इसकी जो कीमत है वो 21 डॉलर्स है। लेकिन उसको खाली $20 मिले हुए होते हैं। वो भाग कर अपने घर जाती है और वहाँ से जो अपने जमा किए हुए 87 सेंट्स जो होती हैं, तो उनको लाती है, उनको एक साथ इस शॉपकीपर को देती है और उस गोल्ड चेन को खरीद लेती है। जब वो वापस अपने घर आ जाती हैं, वो काफ़ी उदास होती हैं कि अब उनके जो हस्बैंड है जिम, वो उनके बालों को देखकर काफ़ी उदास हो जाएगी, काफ़ी नाराज़ हो जाएगी। उन्होंने मतलब अपने बालों को क्यों काटा है, तो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। वो उसी परेशानी में वो रहती हैं। जैसे ही उसका हस्बैंड वापस घर आ जाते हैं, काम से वापस आ जाते हैं, तो वो अपनी अ, वो उदास होकर घर वापस आ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए यानी डाला के लिए भी एक प्रेज़ेंट लाया हुआ होता है। जो प्रेज़ेंट उन्होंने लाया होता है वो काफ़ी मतलब अरसे से डाला जो है वो अपने लिए चाहती थी। वो एक कॉम्ब का सेट होता है, यानी जो बालों में लगाया जाता है। तो वो हस्बैंड जो है उन्होंने अपनी चेन वॉच जो है उसको भेजी हुई होती है और अपनी वाइफ जो है उसके लिए कॉम का सेट खरीद देता है। तो जो उसकी खानदानी वॉच होती है उसको बेचते हैं और अपनी वाइफ के लिए इस कॉम्स को खरीदता है। तो जब वो वापस घर आ जाता है, वो काफ़ी उदास चेहरे से घर वापस आ जाता है और वहाँ से डेला जो है वो भी काफ़ी उदास होती है अपने बालों को बेचकर जो काफ़ी प्राउड वो फ़ील करती है उन बालों के लिए बहुत ही सुंदर जो होते थे। तो उन बालों को बेचकर वो भी काफ़ी उदास होती है। जब वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मतलब डेला ने उसके लिए एक गिफ्ट लाया है, तो वो उसका जो हस्बैंड है जब गिफ्ट को खोलते हैं, वो वहाँ पर देखते हैं कि मतलब एक वॉच जो है जो नहीं है, अब उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए डेला ने एक गोल्डन चेन खरीदी थी, जो अब लास्ट में मतलब यूज़लेस है, उस चेन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब डेला भी अपने हस्बैंड के गिफ्ट को खोल देती हैं, जो कॉम्ब होते हैं व्हिच इज़ जो यूज़फुल अब डेला के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, तो वो काफ़ी उदास हो जाते हैं। तो इस तरह से जो राइटर है वो आयरनी ऑफ सिचुएशन का इस्तेमाल करता है। मतलब इस तरह से आयरनी ऑफ सिचुएशन का इस्तेमाल हो चुका है, जो 2 कैरेक्टर्स हैं, मतलब अपनी इतनी कीमती चीज़ों को बेचकर
वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। फिर जो गिफ्ट वो खरीदते हैं, आप फिर लास्ट में उस गिफ्ट्स का कोई यूज भी नहीं होता है। जो हस्बैंड जिम जो है, उन्होंने जो अपनी वाइफ के लिए डाला के लिए जो कॉम्स खरीदे थे, लेकिन उस डाला के पास अब बाल तो नहीं रहे, जिसके लिए वो उन्होंने इतनी मतलब अपनी गोल्डन अपनी वॉच को जो भेजा था, अपनी कीमती वॉच को भेजा था। और वहां से जब हम डाला की सिचुएशन को देखते हैं, डाला ने भी अपनी जो है बालों को बेचकर उनका अपनी हस्बैंड के लिए एक गोल्डन चेन खरीदी थी, जो लास्ट में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, दोनों के गिफ्ट्स यूजफुल नहीं है। तो इस तरह से आयरनी ऑफ सिचुएशन का इस्तेमाल हो चुका है इस स्टोरी में। अब हम देखते हैं इस स्टोरी में कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि फ्लॉप डाउन, वर्ल्ड, कैस्केड, गारमेंट, पैंटिंग, प्रोक्लेमिंग, ऑर्नामेंटेशन, प्रूडेंस, मेंटल लेबर, ट्रांस, हिस्टेरिकल, वेल। तो इन फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ है। तो इन फ्रेजेस का जो मायने हैं उनको हम देखते हैं। फ्लॉप डाउन जो है, यानी ये जाला के बालों के लिए इस्तेमाल होता था, यानी फॉल सडनली। या वर्लर जो है, ये भी उनके बालों के लिए इस्तेमाल होता था, टर्न राउंड क्विकली। कैस्केड जो वाटरफॉल के लिए इस्तेमाल हुआ था, मतलब उनके बाल जो थे वो वाटरफॉल की तरह लग रहे थे, तो कैस्केड उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। गारमेंट जो है, ये उसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस को हम कहते हैं। पैंटिंग जो है, ये हम कहते हैं यानी एक डीप सांस लेना, उसको हम पैंटिंग कहते हैं। या सांस की वजह से मतलब वो काफी डीपली ब्रेथ करना, उसको हम पैंटिंग कहते हैं। प्रोक्लेमिंग जो है, हम यानी किसी को जानना या कुछ जानना, उसको प्रोक्लेमिंग कहते हैं। ऑर्नामेंटेशन ये एडॉर्नमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रूडेंस जो है, ये अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो नतीजा जो है, जो यानी अनडिजायर्ड जो नतीजे होते हैं, उनको हम प्रूडेंस कहते हैं। या मेंटल लेबर जो है, या उसको हम इफेक्ट ऑफ माइंड भी कहते हैं। ट्रांस जो है, ये हम कहते हैं उस सिचुएशन को जहां पर एक बंदा एक हाफ कॉन्शियस होता है, उसको हम ट्रांस कहते हैं। हिस्टैरिकल कहते हैं नर्वस या एक्साइटमेंट के मतलब ऐसी नर्वस सिचुएशन जो एक्साइटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। वेल जो है, ये मातम के लिए इस्तेमाल होता है, या लाउड क्राइज जिसको कहते हैं। अब इसमें इस स्टोरी में जो हमने द गिफ्ट स्टोरी हमने पढ़ी, इसमें कुछ जो वाटरफॉल है, उसके लिए हम उसके लिए स्टोरी में कैस्केड का इस्तेमाल हुआ है, या a coat worn outside another or indoor clothes for warm in the cold weather। जो सर्दी में बचने के लिए कोट का इस्तेमाल होता है, उसको हम ओवरकोट कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर जो है, यानी गरीबी, उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी, उसके लिए पॉवर्टी का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इन इन सवालों का हमने यूजुअली जवाब तो दे दिया है। मतलब इस स्टोरी में हमने जो डायलॉग जो है, वो चेंज टू द हिस्टोरिकल टेयर्स एंड वेल, उसकी जो खुशी है वो किस तरह से टेयर और वेल में तब्दील हो गई, ये तो हमने इस स्टोरी में हमने देखा। एंड विच इमेज हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब डालास हियर। डाला हियर के लिए कौन सी इमेज का इस्तेमाल हुआ है? वो वाटरफॉल का इस्तेमाल हुआ है, या उसके बाल जो इतने लंबे थे कि वो एज अ गारमेंट, यानी उसकी बॉडी को इस तरह से कवर करता था जैसे एक गारमेंट कवर करता है। तो उस सेंस में जो राइटर है उसने इस तरह से डाला के बालों का जिक्र किया है। अब आयरॉनिक कंट्रास्ट। आयरॉनिक कंट्रास्ट जो है, ये भी एक आयरॉनिक यानी आयरनी का इस्तेमाल होता है इसमें। आयरॉनिक कंट्रास्ट जो है, ये हम उसको कहते हैं जहां पर एक्चुअल सिचुएशन और इमेजिनरी सिचुएशन जो है, इसमें ये एक साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे कि विलियम सैरोयान ने उसने डिस्क्राइब किया है सुसाइड जो है, ये किस तरह से जो थिएटर में सुसाइड का दिखाते हैं, या सुसाइड के रोल को दिखाते हैं, और जो एक्चुअल में सुसाइड की सिचुएशन जो होती है वो किस तरह से डिफरेंट होती है। तो उसको हम बोलते हैं आयरॉनिक कंट्रास्ट का, जो विलियम सरोयन ने यूज किया है अपनी
शॉर्ट स्टोरी में, तो उसने दिखाया है कि एक्चुअल सिचुएशन में जो सुसाइड में एक्चुअल एक्चुअल में मतलब क्या फील होता है, एक्चुअल सिचुएशन जो होती है सुसाइड की, जो सुसाइड करने वाला होता है, या जो लोग या उनके नेबर्स या जो लोग देखने वाले होते हैं, कौन सी सिचुएशन एक्चुअली होती है, और जो हम थिएटर्स में दिखाया जाता है या नॉवेल्स में दिखाया जाता है, वो किस तरह से डिफरेंट होती है। तो उसको हम आयरॉनिक कंट्रास्ट कहते हैं। जैसे कि विलियम सोरेन ने अपनी इस शॉर्ट स्टोरी में ये लिखा है कि एक जो लड़का है वो किस तरह से वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, और बैकग्राउंड में मतलब किस तरह से म्यूजिक चलता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक का यूज होता है, और जो थिएटर में लोग देखते हैं, और वो किस तरह से मातम करते हैं कि जो ये लड़का है जो एक्चुअली में ट्रू नहीं होता है, जो एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है सुसाइड की। तो किस तरह से थिएटर में जो देखने वाले होते हैं वो किस तरह से मातम करते हैं, किस तरह से वेल करते हैं, किस तरह से रोते हैं उस लड़के के लिए जो एक्चुअली में वो सुसाइड नहीं करता है, जो डिपिक्ट करता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर और जब हम एक्चुअल और राइटर इसमें एक्चुअल सिचुएशन का भी सीन दिखाता है कि किस तरह से एक बार जब वो 9 साल के बच्चे थे, तो उन्होंने उनके नेबर में एक लड़के ने सुसाइड किया था। तो जब उसने सुसाइड किया था तो पहले ही बार मतलब उसने पहले एक गन शॉट उसका जो उसने अपना मतलब अपने आप को गोली मारी थी अपनी छाती पे, और 40 सेकेंड्स के बाद उसने दूसरी गोली मारी थी अपनी स्टमक पे, और जब उसको 2 गोलियां लगी थी, 2 बुलेट्स का यूज उसने सुसाइड के दौरान किया था। तो उसने कितना चिल्लाया, और उसकी जो चिल्लाने की आवाज जो थी पूरी नेबरहुड में उसकी चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी, जो ये एक्चुअल सिचुएशन थी, जो थिएटर की सिचुएशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो है विलियम सरोयन ने किस तरह से आयरॉनिक कंट्रास्ट दिखाया है, यानी एक्चुअल सुसाइड जो है और थिएटर इमेजिनरी सुसाइड जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ होता है, और जो एक्चुअल सिचुएशन में जो यानी लोगों की हालात जो सराउंडिंग यानी लोग होते हैं उनकी सिचुएशन क्या होती है, या जो सुसाइड कर रहा है उनकी सिचुएशन किस तरह से इमेजिनरी सिचुएशन से मुख्तलिफ होती है, उसको हम कहते हैं आयरॉनिक कंट्रास्ट। अब हम देखते हैं आयरनी इन सटायर। सटायर यानी तंज को कहते हैं। तो सटायर जो है ये भी राइटर्स जो है ये इस वेपन का, इस लिटरेरी वेपन का इस्तेमाल करते हैं, पोइट्री में इस्तेमाल करते हैं, स्टोरीज में, नॉवेल्स का इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और सटायर उस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जहाँ पर राइटर जो है ये सोसाइटी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसी सिचुएशन पे इस तरह से तंज करता है, या लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता है, या क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है, या इस सेंस में तंज करता है कि लोगों को उनकी जो मतलब उनको करेक्ट करने की कोशिश करता है अपने वर्ड्स से, उसको हम कहते हैं आयरनी इन सटायर। तो ये एक ह्यूमरस वे में भी इस्तेमाल होता है, ये क्रिटिकल वे में भी इस्तेमाल होता है। ये यूजुअली जो है ये राइटर जो है ये लोगों का मजाक उड़ाता है और ये सब कहता है कि और इस तरह से सटायर का यूज करता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है यहाँ पर जो ऑन कोट है, ये थैकरी जो है किंग जॉर्ज सेकंड ऑफ इंग्लैंड उससे ली गई है। ये ऑन कोट है, जैसे हम उसको पढ़ते हैं, यस कैरोलिन ऑफ ब्रूसविक was innocent and Madame Lafarge never poisoned her husband, and Mary of Scotland never blew up hers, and poor Sophia Dorothea was never unfaithful, and Eve never took the apple. So it was cowardly fabricator of the serpents. जो यहाँ पर जो है never used का इस्तेमाल हुआ है, जो राइटर है वो एक्चुअली मतलब ये उन तारीख के कुछ मशहूर लोगों के बारे में कहते हैं जिनको सटायर के तौर पर इसने इस्तेमाल किया है। यानी
यू नेवर टुक द एप्पल, यहाँ पर इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, नेवर टुक। या सोफिया डोरथी वाज नेवर अनफेथफुल, जो राइटर का मीनिंग है यहाँ पर, मतलब शी वाज अनफेथफुल। या यू नेवर टुक द एप्पल, तो यहाँ पर जो राइटर का माने हैं, यू एक्चुअली यू टुक द एप्पल। या मैरी ऑफ स्कॉटलैंड नेवर ब्लू अप हर्स, या इन वर्ड्स का नेवर का इस्तेमाल करता है। तो इसको हम कहते हैं आयरनी इन सटायर। अब हम देखते हैं पैराडॉक्स जो है। पैराडॉक्स भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो राइटर्स पोइट्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं। तो पैराडॉक्स हम उसको कहते हैं जहाँ पर एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो होती हैं वो देखने को मिलती है। यानी ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जहाँ पर एक इस स्टेटमेंट में काफ़ी एक हिस्सा जो है इस स्टेटमेंट का वो दूसरे हिस्से के साथ काफ़ी अपोजिट हो जाता है या कंट्रास्ट करता है, उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, द सेलिब्रेशन ऑफ द 5th बर्थडे एनिवर्सरी बाय द 20-year-old मैन। जो 20 साल का आदमी है, इसका 5th बर्थडे होना ये इम्पॉसिबल है, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। हाँ, इसका एक सेंस हो सकता है, अगर ये बंदा जो है ये 29 फरवरी को पैदा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके 20 साल के होने पर इसका जो बर्थडे है वो 5th हो सकता है। तो इस सेंस में यहाँ पर पैराडॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल 6, टेल मी नॉट स्वीट आई एम काइंड। ये एक पोइम है, टेल मी नॉट स्वीट आई एम काइंड, दैट फ्रॉम द ननरी ऑफ thy chaste breast and quiet mind, to war and arms I fly, through a new mistress now I chase, the first foe in the field, and with a stronger faith embrace, a sword, a horse, a shield. Yet this inconsistency is such as you too shall adore. I could not love thee, dare so much loved I not honor more. ये रिचर्ड लावलेस जो है उन्होंने लिखा है। तो ल्यूकास्टा गोइंग टू द वार्स में उन्होंने इस पोइट्री का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो पोइट है, यहाँ पर ये एक सोल्जर के बारे में उन्होंने लिखा है, जहाँ पर एक सोल्जर जो है अपनी ब्लाउड को छोड़ के वॉर में चला जाता है, और वॉर जो है यानी बैटलफील्ड में जो उसके दुश्मन जो है वो उसको इस पॉइंट में समझता है कि वो उसके लिए एक नई मतलब उसके लिए एक ब्लाउड है, यानी एक न्यू वाइफ है उसके लिए, जो इस बैटलफील्ड में उनके साथ वो रहेगी। और यहाँ पर जो पैराडॉक्स ये है कि वो अपनी जो ब्लाउड को ये कहते हैं कि वो अपनी उसकी जो इनकंसिस्टेंसीज है उसको, यानी उसकी जो खामियां हैं वो इसलिए आ जाता है, वो इसलिए है क्योंकि वो एक सोल्जर की यानी स्पाई, वो देश का एक स्पाई है, इस सेंस में यूज करता है। यहाँ पर जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब इस यानी जो पॉइंट है ये, यानी जो इस पॉइंट ने एक सोल्जर का सोल्जर जो है ये एक मतलब एक ब्लाउड को कितना अपनी ब्लाउड से मोहब्बत करता है, और वो अपना वॉर के लिए जाना भी चाहता है, और ब्लाउड को किस तरह से वो उस सिचुएशन को, जो वॉर की सिचुएशन जो है वो ये समझता है कि उसके लिए एक नई ब्लाउड है, तो अपनी एनिमीज को एक नई वाइफ के सेंस में देखता है। तो यहाँ पर जो है ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का इस्तेमाल हुआ है। अब जो है अब देखते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस जो है ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो लिटरेचर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एंटीथेसिस जो है इसमें दो आइडियाज जो है वो एक साथ रखे जाते हैं, या लेकिन एक मतलब उनको इस बैलेंस वे में रखा जाता है,
जो दो कॉन्ट्रोडक्टरी सिचुएशन होती है उनको बैलेंस्ड वे में उनको यूज किया जाता है, तो उनको एंटीथेसिस कहते हैं। जैसे कि my words fly up, my thoughts remain low, या the prodigal robes in his hire, the miser robes himself। तो यहाँ पर जो है दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन का यूज हुआ है, तो एक लेकिन दोनों कंट्रास्टिंग सिचुएशन जो है ये बैलेंस्ड मैनर में इस्तेमाल हुआ है। या यहाँ पर हम देखते हैं the following poems is divided into two stanza। यहाँ पर एक poem है जिसमें जो poem है ये दो stanzas में divide हुई है, जिसमें दोनों stanzas में दो different ideas हैं और दो ideas को किस तरह से एक balanced way में पेश किया है। जैसे कि यहाँ पर at 20 stooping round about, I thought the world a miserable place, truth a trick, faith in doubt, little beauty less grace। Now at 60, ये दूसरा stanza है। Now at 60, what I see, although the world is worse by far, stops my heart is ecstasy, God the wonders that there are। तो ये जो poem है ये with age wisdom from the human season से लिया गया है। तो ये आर्चबाल्ड मैकलिश ने लिखी है। तो यहाँ पर जो दो स्टैंजास का इस्तेमाल हुआ है, पहला स्टैंजा जो है ये इसमें देखा गया है कि वर्ल्ड जो इसके लिए एक मिजरेबल प्लेस लगती है जब एक शख्स यंग होता है तो उसके लिए जो दुनिया है काफ़ी मिजरेबल जगह लगती है। तो दूसरे सेंस में ये कहता है कि जो उसको ऐसा लगता है कि जब ये ओल्ड एज में चला जाता है उसको दुनिया जो है काफ़ी एक वंडरफुल प्लेस लगती है। तो यहाँ पर जो है एंटीथेसिस का इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, यानी एक पोएम के अंदर दो स्टैंजास में दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन का इस्तेमाल हुआ है और उन कंट्रास्टिंग सिचुएशन को किस तरह से बैलेंस्ड मैनर में पेश किया है उसको एंटीथेसिस कहते हैं। तो अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। इस यूनिट में हमने पढ़ा कि इस यूनिट में हमने आयरनी को समझा। इस यूनिट में हमने सटायर, आयरनी ऑफ सिचुएशन, आयरनी ऑफ सटायर, आयरनी ऑफ कंट्रास्ट, इन सब के बारे में पढ़ा और हमने एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, इन सब फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में हमने जाना। तो जो कीवर्ड्स हैं इस यूनिट की वो एंटीथेसिस है, आयरनी है, पैराडॉक्स है, सटायर है। और तजवीज़ करदा मतलब सजेस्टिव रीडिंग जो है जिनमें हम इन सब फिगर ऑफ स्पीच को देख सकते हैं वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल को हम पढ़ेंगे तो उनमें से ये सारे जो फिगर ऑफ स्पीचेस देखने को मिलेगी। अब हम यूनिट 8 जिसका नाम फिगर ऑफ स्पीच थर्ड, तो फिगर ऑफ स्पीच ही हम आगे मतलब इस यूनिट में अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका पार्ट थर्ड है जिसकी हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 पढ़ा। इस क्लास में हमने फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2 पढ़ा। अब हम पार्ट 3 इस फिगर्स ऑफ स्पीच का पढ़ने जा रहे हैं। तो फिगर ऑफ इस यूनिट का जो साखत जो है वो इस तरह है। सबसे पहले मकासद, फिर तारुफ हम देंगे, फिर एलोगोरी को हम पढ़ेंगे। एलोगोरी में हम बनियन जो है बनियन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इसको पढ़ेंगे। फिर मैलविन बी टॉल्सन द सी टर्टल एंड द शार्क इसको पढ़ेंगे। फिर हम अलामत यानी सिंबल का इस्तेमाल यानी जो एक फिगर ऑफ स्पीच है किस तरह से होता है जिसके लिए हम जॉन बॉयल ओ रैली वाइट रोज को हम पढ़ेंगे। फिर हम विलियम ब्लेक की माई प्रिटी रोज ट्री इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम रॉबर्ट फ्रोस्ट की द रोड्स नॉट टेकन इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर हम इमेजरी जो है इसमें हम टी.एस. एलॉइट जो है द हॉलो मैन इसको पढ़ेंगे और कीट्स की जो ऑटम जो है इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर पैसेज फ्रॉम एंड स्कॉट जो फिगर ऑफ स्पीचेस हमने फिगर ऑफ स्पीचेस
का इस तरह से इस्तेमाल होता है, यानी जो लिटरल मीनिंग जो वर्ड्स का होता है, वो उस जो है मतलब जो लिटरल यानी जो फिगरेटिव स्पीच से जो हम मानी का इस्तेमाल करते हैं, वो हम लिटरल सेंस में उस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या लिटरल सेंस में हम अगर हम उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो मानी नहीं देते हैं जो फिगरेटिव यानी यानी फिगरेटिव लैंग्वेज जो मानी देती हैं, वो लिटरल सेंस में मानी नहीं देती है। तो लिटरल सेंस, लिटरल मानी और फिगरेटिव मानी जो है, वो काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से, और उनको समझने के लिए इन डिवाइसेस को समझना पड़ता है, किस तरह से शायर इन फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है, और कौन-कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेज़ हैं जो ज़्यादातर लिटरेचर यानी अदब में देखने को मिलती हैं। तो फिगर ऑफ स्पीचेज़ की मदद से जो है वो राइटर्स जो हैं, ऑरेटर्स जो हैं, वो अपने इमोशंस को, अपने इमेजरी को, अपने यानी एक्सपीरियंस को किस तरह से इन वर्ड्स के ज़रिए बयाँ करते हैं, जो लिटरल सेंस में या लिटरल स्टेटमेंट से नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम एल्गोरी को हम पढ़ते हैं। ये एल्गोरी जो है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो यानी जो एक ऑब्जेक्ट हो या एक प्लेस हो या इवेंट को मतलब एक इवेंट को डीप डीप सेंस देता है, जो लिटरल मीनिंग से उस तरीके से डीप सेंस नहीं यूज होता है, या डीप सेंस उस तरीके से नहीं निकलता है। तो एलेगोरी जो है, राइटर्स डीप सेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एलेगोरी जो है, ये हिडन मानी को रिवील करता है। और जो किस तरह से स्टोरीज के अंदर जो कैरेक्टर्स के ज़रिए या आइडियाज़ जो है, उनको किस तरह से या अपने इमोशंस को या कैरेक्टर्स के ज़रिए किस तरह से इमोशंस को बयां करते हैं, या सब्र, पाकिज़गी, सच्चाई, गुस्सा, हसद, लालच, हवस, इन सब को किस तरह से पेश करते हैं, तो उसको हम एलेगोरी कहते हैं। एलेगोरी को हम शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये वर्ड्स का डीपर सेंस या ये एक्सटेंडेड मेटाफर का इस्तेमाल होता है, तो हम उसको एलेगरी एलेगोरी कहते हैं। तो एलेगोरी को समझने के लिए अगर हम बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को अगर हम पढ़ेंगे, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है, वहाँ पर किस तरह से एलेगोरी के इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से कैरेक्टर्स के ज़रिए एक डीपर सेंस जो है वो दिखाया गया है, जो लिटरल मीनिंग से काफ़ी मतलब बहुत डिफरेंट है। लिटरल मीनिंग जो उन वर्ड्स का है, वो उससे काफ़ी मतलब मुख्तलिफ है। तो किस तरह से कैरेक्टर्स के ज़रिए, किस तरह से उस इस स्टोरी के अंदर जो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है, इसमें किस तरह से कैरेक्टर्स से एक डीपर सेंसेस यानी डीपर मीनिंग को दिखाया गया है। तो एक स्टोरी है जो स्टार्ट होती है एक लड़के से, जो एक बनियन जो है, ये जो एक ट्री के नीचे सो जाता है, और उसको एक सपना आ जाता है कि ये किसी शख्स जो है, जो मतलब एक शख्स, ये अपने सपने में यही देखता है कि एक शख्स जो है, ये इसको अपनी सिटी से यानी अपने शहर से निकलने के लिए बोला गया है। और बनियन जो है, जो इसका जो कैरेक्टर है, बनियन जो है, इसको ये पता होती है कि ये शख्स जो है, इसको अपनी सिटी से यानी अपने शहर से निकलने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसका जो शहर है, इसमें काफ़ी मतलब तनाज़ चल रहा है, या काफ़ी कैटास्ट्रॉफ चल रहा है वहाँ पर। तो उस सेंस इसलिए उसको अपनी शहर छोड़ने के लिए कहा गया है। और जो बनियन है, जो ये सपना देख रहा है, उसको ये पता होती है कि वो जैसे इस शख्स को जानता है, जिसको शहर छोड़ने के लिए कहा गया है। बनियन क्या सोचता है कि मैंने इस शख्स को कहीं पर पढ़ा है, या ये जो शख्स है, इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा है, जो एक किताब इसके हाथ में है, जिसको बाइबल कहते हैं। तो इस बाइबल में इसने शख्स के बारे में पढ़ा है।
तो जो इस स्टोरी में यानी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है या हीरो जिसको हम कहते हैं या प्रोटोगोनिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसका नाम जो है वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन के बारे में स्टोरी है। जो क्रिश्चियन है जो इसको अपने शहर को छोड़ने के लिए कहा गया है। इसको इवेंजलिस्ट जो है ये एक फरिश्ते के तौर पर यानी एक फरिश्ता है जो इसको यानी खुदा की तरफ से मैसेज देता है कि आपको ये शहर छोड़ना है क्योंकि आपके शहर में काफ़ी फसाद हो चुका है और आपको इस शहर से निकलने के लिए कहा गया है। तो जैसे ही क्रिस्ट अपने यानी अपने लोगों को कहने लगता है कि आप इस शहर को छोड़ने का हुक्म हमें मिला है, तो क्रिस्ट जो है इसके लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं, उसको काफ़ी मज़ाक उड़ाते हैं और आखिरकार उसको अकेले ही इस शहर को छोड़ना पड़ता है। और जो इस स्टोरी में है जो किस तरह से इसको मतलब क्या क्रिश्चियन के ज़रिए किस तरह से एलेगोरी का इस्तेमाल हुआ है, एक डीपर सेंस किस तरह से दिखाया गया है, फिगर ऑफ स्पीच का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, वो है इवेंजलिस्ट जो एक या जिसको हम फरिश्ता कह सकते हैं या प्रीचर कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी का, तो उस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। या जिसको जो क्रिश्चियन है इसको कहा गया है कि अपने शहर को छोड़कर एक सिटी ऑफ ज़्वाइन में जो है वो चले जाए और वहाँ पर मतलब इस तनाज़ को छोड़कर मतलब इस शहर को छोड़कर इस सिटी में रहे। जब वो इस शहर को छोड़ते हैं तो उनको रास्ते में जो 2 लोग मिलते हैं जिसको नाम प्लेबल और ऑब्स्टिनेट होता है। तो वो उनको यानी वो जो क्रिश्चियन हैं उनको रास्ते से जो रास्ता है, सही रास्ता है उनसे कोशिश करते हैं कि इनको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो फिर एक और वहाँ पर एक कैरेक्टर आ जाता है मिस्टर वर्डली वाइज़ मैन जो क्रिश्चियन को काफ़ी अच्छे वर्ड्स कहते हैं, लेकिन उनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो क्रिश्चियन है वो सही रास्ते से ना चला जाए यानी होते वो चाहते हैं कि वो हेवन के रास्ते से ना चला जाए। लेकिन जैसे ही इवेंजलिस्ट जो है होता है या फरिश्ता जिसको हम कहेंगे, इस स्टोरी में इसका जो रोल दिखाया गया है कि वो इवेंजलिस्ट जब इस सिचुएशन को देखते हैं किस तरह से प्लेबल, ऑब्स्टिनेट और मिस्टर वर्डली वाइज मैन जो है उसको किस तरह से भटकाने की कोशिश करते हैं। फिर इवेंजलिस्ट आ जाते हैं उनको मतलब उनके रास्ते पे फिर से लाने की कोशिश करते हैं। तो वो जब वो आगे चलते हैं आगे आ जाते हैं तो उनको ये प्रॉमिस किया जाता है, उनको ये दिखाया जाता है कि दूर से एक गेट आपको मिलेगा, मतलब एक गेट दूर से देखने को मिलता है, जहाँ पर जो गेट जो है वो हेवन का होता है। जो गेट जो है ये पूरे पर्ल से सजा हुआ होता है। जब क्रिश्चियन ये देखता है वो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन रास्ते में इनको 2 मतलब और 2 कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसका नाम पैशन और पेशेंस है। वो 2 कैरेक्टर्स को मिलते हैं और जब इन मतलब इस पे दरवाज़े पे नॉक करते हैं, तो वहाँ पर वो डे ऑफ जजमेंट भी देखते हैं, मतलब बुरे लोगों के साथ क्या किया जाएगा, अच्छे लोगों को किस तरह से जन्नत में लिया जाएगा। तो इस तरह से वो मतलब इस दरवाज़े से पास होकर ये सब सिचुएशन को देखते हैं। जैसे ही वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, उनको एक क्रिश्चियन जो है उनको एक डर लगा रहता है, एक होप भी होता है और डर भी होता है। तो जब वो इस सिचुएशन को देखते हैं कि किस तरह से बुरे लोग जो हैं वो किस तरह से हेल में जाएँगे और किस तरह से जो अच्छे लोग हैं वो किस तरह से जन्नत में जाएँगे, तो ये काफ़ी डर जाते हैं। तो वहाँ से निकल कर जो वो एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम स्लॉथ होता है। तो स्लॉथ जो है ये काफ़ी हाइपोक्रेसी जिसके अंदर होती है या काफ़ी फॉर्मेलिज़्म जिसके अंदर होती है। तो ये जब वो स्लॉथ से मिलते हैं तो वहाँ पर इसको देखते हैं किस तरह से ये बैड कैरेक्टर या ये हाइपोक्रेट कैरेक्टर है। फिर लास्ट में जो क्रिश्चियन है इसको नींद पड़ती है और ये कुछ देर के लिए सो जाते हैं
और मतलब एक आराम फरमाते हैं। लेकिन जब वो नींद से उठ जाते हैं तो अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर उसको एक पेपर जो होता है जो उसको इवेंजलिस्ट ने दिया हुआ होता है। तो वो आगे बढ़कर वो उसको याद आ जाता है कि वो पेपर उनको वहीं पर रह गया जहाँ पर वो आराम फरमा रहे थे। तो जब वो वापस आ जाते हैं उस जगह मतलब उस जगह के पास वापस आ जाते हैं, तो रास्ते में उनको 2 लॉयंस मिलते हैं, 2 शेर मिलते हैं जो जो मतलब ऐसी डरावनी सिचुएशन होती है जो क्रिश्चियन जो है वो काफ़ी डर जाते हैं उन लाइन्स को देखकर और उनको ऐसा मुश्किल लगता है कि इस रास्ते को किस तरह से पार करे। जो वहाँ पर 2 लॉइन्स हैं, वो इन 2 डेंजरस लॉइन्स को किस तरह से पार करके वो अपनी मंज़िल तक पहुँच जाए। तो वहाँ पर एक पॉटर उस घर के नज़दीक एक पॉटर होता है जो वहाँ से निकलकर कहते हैं क्रिश्चियन को कि ये बंधे हुए शेर हैं, ये आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर पॉटर जो है उनको दावत देता है अपने घर में आने की और कुछ देर आराम फरमाने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही क्रिश्चियन जो है ये वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ये 3 यानी 4 डॉटर्स से उनके 4 वर्जिन से मिलते हैं, जिनका नाम डिस्क्रिशन होता है, प्रूडेंस, पिटी और चैरिटी होता है। तो इनको काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हैं अपनी जर्नी के लिए और एक स्वॉर्ड देते हैं, तलवार देते हैं और क्रिश्चियन एक फेथ जो है उसका इंक्रीज़ करते हैं क्रिश्चियन का। तो फिर आखिरकार ये वैली ऑफ हैमिल्टन पहुँच जाते हैं। वैली ऑफ हैमिल्टन पहुँचकर ये एक बड़े डेविल से मिलते हैं, जहाँ पर उसको मजबूर किया जाता है कि इस डेविल से लड़ने के लिए। जो डेविल जो है ये एक शाइनी इसको इस तरह से डिपिक्ट किया जाता है, इस तरह से पेश किया जाता है कि एक यानी इसको बहुत गुरूर होता है और उसको इस क्रिश्चियन को इस डेविल से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे क्रिश्चियन जो है ये इस डेविल से लड़ते हैं, उनको काफ़ी ज़ख्म बॉडी में काफ़ी ज़ख्म हो जाते हैं। तो लड़ते-लड़ते इनको एक ट्री पे नज़र पड़ती है, जो ट्री ऑफ लाइफ होती है। तो वहाँ से उन पत्तों का इस्तेमाल करके इन ज़ख्मों पर मतलब इस्तेमाल करते हैं। फिर किस तरह से उनके ज़ख्म जो हैं वो भर आ जाते हैं। फिर आखिरकार ये भागते-भागते ये वैली ऑफ हैमिल्टन से भागकर ये वैली ऑफ शैडो में पहुँच जाती है। द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ में पहुँच जाते हैं। जो एक हेल से यानी इनको एक हेल का गेट पास करना होता है, आखिरकार ये अपनी मंज़िल पर पहुँच जाते हैं। तो ये इस स्टोरी में किस तरह से बनियन जो है बनियन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में किस तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स यानी डेस्पायर है, डिस्क्रिशन है, प्रूडेंस, प्रिटी, चैरिटी है। ये कैरेक्टर्स किस तरह से यानी किस तरह से इनका डीपर सेंस दिखाया गया है, किस तरह से इनको फिगरेटिव सेंस में यूज़ किया गया है, किस तरह से वैलीज़ को, किस तरह से हेवन, हेल या एवेंजलिस्ट किस तरह से इनको दिखाया गया है। तो ये सब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में दिखाया गया है और आखिरकार जब ये हैमिल्टन पहुँच जाते हैं फिर वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ को पास करते हैं। तो वहाँ पर भी ये बहुत सारे यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलते हैं। वहाँ पर हेल को पास करने के लिए एक वर्स पढ़ते हैं, स्लैम की एक वर्स पढ़ते हैं जो उनको मदद करता है कि इस हेल से पास होने से इसको मदद करते हैं क्रिश्चियन को। फिर आखिरकार ये एक बड़े से केव में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये 2 जायंट से मिलते हैं जिनका नाम पोप और पैगन है। और पोप और पैगन जो है ये जो पोप और पैगन से वहाँ पर लड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर एक और कैरेक्टर उनको मिलता है जिनका नाम फेथफुल होता है। तो फेथफुल से मिलकर ये किस तरह से उनसे लड़ते हैं और किस तरह से वहाँ से उस वैली से निकल आ जाते हैं। तो फिर आखिरकार ये वैनिटी फेयर में पहुँच जाते हैं, जो एक पुराना शहर होता है, जहाँ पर एक मतलब एक जहन्नम का एक रास्ता होता है जहाँ पर बहुत सारे वैनिटीज़ यानी प्राइड होता है, यानी किस तरह से इस शहर के अंदर किस तरह से
एक शख्स को किस तरह, एक इंसान को किस तरह से उकसाते हैं ये। तो इसमें ये सब इस सीन का दिखाया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही फेथफुल और क्रिस्चियन इस शहर से गुजर जाते हैं, तो उनको कैद किया जाता है। फेथफुल जो है इनको जिंदा जलाने के लिए ये हुक्म दिया जाता है, और क्रिस्चियन को प्रिजन में रखने के लिए हुक्म दिया जाता है। जैसे ही फेथफुल को इस शहर में जलाया जाता है, तो उनको मतलब जो गॉड है, उनको किस तरह से वो गॉड सेव करते हैं, किस तरह से इस आग से बच जाते हैं, और किस तरह से वो खुदा के पास चले जाते हैं फेथफुल। तो वैसे ही जो क्रिस्चियन जो है, वो प्रिजन को किस तरह से वो छोड़ जाते हैं, किस तरह से वो प्रिजन से निकल आते हैं और अपने आप को बचाते हैं। तो बचने के लिए वहाँ पर उनको होपफुल जो है, होपफुल एक और कैरेक्टर है, होपफुल ने किस तरह से उनकी मदद की इस प्रिजन को तोड़ने में, इस प्रिजन से निकलने में किस तरह से होपफुल ने इनको मदद की, जो काफ़ी फेथफुल की रिवार्ड से काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर होपफुल जो है ये क्रिश्चियन की किस तरह से मदद करते हैं। फिर आखिरकार उनको वैल्यू ऑफ ईज़ जो है इसको पास करना है, जहाँ पर इनको एक और जेन जो है इनको पकड़ लेते हैं। फिर क्रिश्चियन जो है इनको एक बड़े से प्रिजन में रखा जाता है। फिर क्रिश्चियन को जो एक याद आता है कि उसके पास एक की है, यानी एक चाबी है, जो चाबी इनके जिसको कहते हैं प्रॉमिस ऑफ हिज पॉकेट। तो ये उस चाबी का इस्तेमाल करके इस प्रिजन से किस तरह से निकल आते हैं। फिर आखिरकार ये 4 शेपर्ड से मिलते हैं, जिनका नाम नॉलेज, एक्सपीरियंस, वॉचफुल और सिंसियर है। किस तरह से इनसे मिलते हैं, और आखिरकार करके ये हेवन तक पहुंच जाते हैं, और दूर से इनको हेवन का रास्ता नजर आ जाता है, और आखिरकार किस तरह से हेवन तक पहुंच जाते हैं और हेवन के दरवाजे को खोलते हैं। तो इस स्टोरी में पूरा दिखाया गया है। तो इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, जिसके 4 शेपर्ड्स, एक का नाम नॉलेज, एक्सपीरियंस, वॉचफुल और सिंसियर है, किस तरह से इन जो है यानी इन वर्ड से या इन कैरेक्टर से किस तरह से एक ट्रुथफुलनेस दिखाई जाती है या दिखाई गई है इस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के अंदर, या किस तरह से हेल को दिखाया गया है, किस तरह से फेथफुल को दिखाया गया, होपफुल को दिखाया गया है, या इन इन सारे कैरेक्टर्स को किस तरह से दिखाया गया है। तो ये जो है ये एक एग्जाम्पल है एल्गोरी की। जो है एक नॉवल है, तो वहाँ से किस तरह से इन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हो चुका है। अब हम देखते हैं मैलवन बी टॉलसन, द सी टर्टल एंड द शार्क, जो एक पोइम है, लिखी गई है मैलवन बी टॉलसन ने। तो उन्होंने लिखा है, driven by hungry front abyss to shoal, sometimes the shark swallow the sea turtle whole, the sly reptilian marine withdraw into the shell of his unseen craft। तो इस पोइम में भी जो है ये 2 और शार्क का इस्तेमाल हुआ है। जो सी टर्टल है ये डिपिक्ट करता है अमेरिकन नेग्रोस को, और जो शार्क है ये जो अमेरिकन वाइट्स जो है उनको दिखाता है, उनको अपनी इन किस तरह से वो डिपिक्ट करता है अपने पोइम के अंदर। जो सी टर्टल वो अमेरिकन नेग्रोस को दिखा, सी टर्टल वो सिंबलाइज करता है अमेरिकन नेग्रोस को, और जो शार्क है वो अमेरिकन वाइट पीपल को रिप्रेजेंट करता है। और वो किस तरह से कहता है कि जो अमेरिकन नेग्रोस हैं, जो शार्क के मतलब मुंह के अंदर फंस चुके हैं, वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं इस शार्क के मुंह से निकलने की, यानी अमेरिकन वाइट से निकलने की। तो ये पोइम उसी के ऊपर है। उसके बाद अलामत यानी सिंबल, फिर इमेजरी। शुक्रिया।